स्वागत है बच्चों आपका कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग ऐप में। मैं आपका राम सर दोबारा से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, कल आपने फिज़िक्स की क्लास पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने आवेशों के बारे में डिस्कस किया था। आज से बच्चों हम लोग केमिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री की क्लास बच्चों हम लोग फर्स्ट पेपर से शुरू करने वाले हैं और फर्स्ट पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फिज़िकल केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक जो कि है केमिकल काइनेटिक्स, मतलब रासायनिक बलगतिकी। इसी से हम लोग इस चैप्टर की, इस पेपर की और केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना महामारी के चलते आपकी क्लासें कोचिंग में नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपको आपके घर बैठे एक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ही केवल आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहतर न हो, बल्कि आप उसको राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी अच्छे से प्रदर्शन कर सकें। इसलिए बच्चों, जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए ताकि आपकी क्लासों को और फास्टली और अच्छे कंटेंट के साथ चलाया जा सके। बच्चों, आपको कृष्णा क्लासेस ऐप पर सारे ऑनलाइन नोट्स भी प्राप्त होंगे। आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं बच्चों, ताकि आप अपना मूल्यांकन भी कर पाएँ। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट पर डील करती है। बच्चों, जब आप एक रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया का एक अपना स्पीड होता है। अगर आपको उस स्पीड का अध्ययन करना हो तब आप रसायन विज्ञान की जिस शाखा का प्रयोग करेंगे उसी रसायन विज्ञान की शाखा को बच्चों क्या कहा जाता है? केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिस शाखा के अंतर्गत आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या उसकी स्पीड का अध्ययन करते हैं। बच्चों, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, आपने CID देखा होगा जिसमें किसी मृत व्यक्ति का टाइम बताया जा सकता है कि ये इतने घंटे पहले मरा था। या आपने हड़प्पा सभ्यता सुनी है, तो आपको पता है बच्चों कि वो कितने साल पुरानी है, हमें पता है। तो बच्चों, ये हमें कैसे पता चला? अगर आपको इसका आंसर पता चले तो आप क्या कहेंगे? केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा। जैसे जैसे बच्चों हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको भी ये पता चलेगा कि किस प्रकार से आप पृथ्वी की उम्र या किसी सभ्यता की उम्र या किसी मृत व्यक्ति या वनस्पति की उम्र पता कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की बहुत ही पॉपुलर शाखा है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि है और मोस्ट इंटरेस्टिंग भी है बच्चों। तो इस शाखा के अंतर्गत आप रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करते हैं। ठीक है बच्चों? आइए बच्चों, धीरे धीरे इसके टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में किन किन टर्म्स का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बच्चों, आपको समझना होगा कि जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वे 3 तरह की होती हैं। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए बच्चों,
पहले देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को आप कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स। तो जो रिएक्शंस हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो रासायनिक बल गतिकी के आधार पर तीन भागों में डिवाइड की जाती हैं। ठीक है बच्चों, रासायनिक बल गतिकी के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत तेज चलती है, आप कह सकते हैं वो तीव्र अभिक्रिया है। तीव्र अभिक्रिया ये ऐसी अभिक्रिया है जो बहुत ही फास्ट चलेगी। कहने का मतलब 1-2 सेकंड में आपका रिएक्शन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। एक ऐसा रिएक्शन होता है बच्चों जो बहुत ही स्लो होता है। कहने का मतलब वो इतना ज़्यादा धीमा होता है कि आप कई 100 वर्षों के बाद भी अगर उस रिएक्शन को देखेंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखेगा। ऐसी अभिक्रियाओं को आप कहते हैं बच्चों अति मंद अभिक्रिया। बच्चों रासायनिक बल गतिकी में आप स्पीड का अध्ययन करते हैं, इसलिए हम लोगों ने रिएक्शन को स्पीड के आधार पर डिवाइड किया है। तो जो अभिक्रिया बहुत तेज चलती है, क्षण भर में ख़त्म हो जाए, ऐसी अभिक्रियाओं को आप तीव्र अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, फास्ट रिएक्शन। ऐसा अभिक्रिया जिसमें कई 100 वर्षों तक भी किसी तरह का कोई दार्शनिक परिवर्तन न हो, ऐसे रिएक्शन को आप कहते हैं बच्चों अति मंद अभिक्रिया। कहने का मतलब बच्चों आप कई 100 सालों बाद भी आएंगे तो भी आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। इन दोनों के बीच में एक और रिएक्शन होता है बच्चों जो बहुत ही तेज नहीं होता और न ही बहुत धीमा होता है, उसको आप कहते हैं बच्चों मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है बच्चों जिसका स्पीड मीडियम होता है। मीडियम कहने का मतलब न तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और न ही बहुत ही देर में ख़त्म होती है। ठीक है बच्चों, तो रासायनिक बलगतिकी के आधार पर या आप कह सकते हैं रिएक्शन के स्पीड के आधार पर रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तीव्र अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग बहुत ही ज़्यादा हो। दूसरा अति मंद अभिक्रिया जिसका वेग बहुत ही कम हो, इतना कम हो कि कई 100 वर्षों तक भी कोई दार्शनिक परिवर्तन न दिखे। और तीसरा इन दोनों के बीच का मंद अभिक्रिया, मतलब न तो वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो और न ही बहुत ही ज़्यादा मंद हो। चलिए बच्चों हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि इन अभिक्रियाओं के क्या क्या उदाहरण हैं। बच्चों आप 11th में उदासीनीकरण अभिक्रिया का नाम सुने होंगे, आपने 10th में भी सुना होगा। जब आप एक अम्ल का क्षार से क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। तो अगर बच्चों
आप किसी प्रबल अम्ल का प्रबल क्षार से क्रिया कराएं तो वो रिएक्शन बहुत ही तीव्र होता है। कहने का मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, मान लीजिए सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका रिएक्शन करा दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या आप इसको क्या कहते हैं बच्चों, कास्टिक सोडा कहते हैं। तो जब आप HCl और NaOH को आपस में मिक्स करेंगे बच्चों, तो आपको मिलेगा NaCl लवण, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ये जो अभिक्रिया है बच्चों, ये तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर आपने इसको परफॉर्म किया है तो आपको भी पता होगा, अगर नहीं किया है तो आप 12th में इसको ज़रूर करेंगे। आप एक बीकर में HCl लीजिए, एक बीकर में NaOH लीजिए, दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए। जैसे ही आप उसको मिक्स करेंगे रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये रिएक्शन क्षणिक है, तुरंत ख़त्म हो जाता है। इसलिए बच्चों ये रिएक्शन किसका उदाहरण है, तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह बच्चों अगर हम अति मंद अभिक्रियाओं की बात करें तो अति मंद अभिक्रियाओं का उदाहरण क्या होगा। आप करिए क्या बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके एक कंटेनर में रख दीजिए। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके जल के अणुओं का निर्माण करते हैं, है ना बच्चों। तो ये जो रिएक्शन है जल के निर्माण की विधि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा, ये रिएक्शन अति मंद अभिक्रिया की श्रेणी में आता है। क्यों आता है बच्चों, क्योंकि अगर आप आज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक कंटेनर में मिला करके रख देंगे और कई 100 सालों के बाद आप आएंगे दोबारा उसको देखेंगे, तो आपको जल के बहुत ही कम अणु या लगभग ना के बराबर अणु प्राप्त होंगे। कहने का मतलब आपको इसमें किसी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों ये रिएक्शन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, अति मंद अभिक्रिया का। इसकी स्पीड बहुत ही कम है। इसी तरह बच्चों आपने कक्षा 10 में अमोनिया बनाने की हैबर विधि पढ़ी है। हैबर विधि क्या है बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप एक संबंधित 3 के अनुपात में मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा बच्चों, अमोनिया बन जाएगी, NH3 बन जाएगा। तो बच्चों अगर आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को एक साथ मिक्स करके रख देंगे और फिर से बहुत समय बाद इसको देखेंगे, तो आपको इस रिएक्शन में किसी तरह का कोई परिवर्तन, किसी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये रिएक्शन भी किसका उदाहरण है बच्चों, अति मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो आपने तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण देखा, अम्ल और क्षार को आपस में रिएक्ट करा दीजिए, ये तीव्र अभिक्रिया है, क्षण भर में खत्म हो जाती है। अति मंद अभिक्रियाओं का उदाहरण देखा बच्चों आपने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण H2O बनता है, परंतु अगर आप यहाँ कोई भी उत्प्रेरक यूज़ नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन इतना ज़्यादा स्लो होगा कि कई 100 सालों के बाद भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह बच्चों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण भी अगर आप एक कंटेनर में रख देंगे तो आपको किसी तरह का कोई चेंज देखने को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों
होता है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया का क्या उदाहरण है? तो मंद अभिक्रिया का सबसे फेमस उदाहरण है जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसमें आपने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को पढ़ा था। आप 11 के नोट्स को देखिए बच्चों। आपने एक रिएक्शन पढ़ा था कि अगर मेथिल ब्रोमाइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो आपको मेथेनॉल मिलता है और Br- अलग हो जाती है ना बच्चों? तो ये रिएक्शन बच्चों मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। ये कुछ घंटों में या कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। ये जो रिएक्शन है बच्चों मंद अभिक्रिया का, ये वाला, ये कुछ घंटों में या कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। इसलिए बच्चों ये किसका उदाहरण है? मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह बच्चों अगर आप सुक्रोज लेंगे और इसका जल अपघटन कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में, एसिड होना चाहिए बच्चों, अगर एसिड नहीं होगा तो रिएक्शन अतिमंद हो जाएगा। अगर आप सुक्रोज का, ये सुक्रोज है बच्चों चीनी, इसका आप जल अपघटन कराएंगे तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये भी बच्चों किसका उदाहरण है? मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। कुछ घंटों या कुछ दिनों में ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक आपने देखा कि रिएक्शन स्पीड के आधार पर 3 तरह के होते हैं। पहला तीव्र, दूसरा अति मंद और तीसरा मंद। तीव्र की बात करेंगे बच्चों तो वो कुछ क्षणों में खत्म हो जाएगी। अति मंद की बात करेंगे तो वो कई 100 सालों के बाद भी किसी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और मंद मतलब वो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों रासायनिक बल गतिकी में हम लोग किन अभिक्रियाओं का ज़्यादा अध्ययन करेंगे? ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसका हमें ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए? तो देखिए बच्चों जो बहुत तेज है हमें उसका ज़्यादा अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट चाहिए। अगर आप एक इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो आप तो यही चाहेंगे ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। तो अगर आपका रिएक्शन फास्ट है तो ये तो आपके लिए अच्छा है, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। इसलिए रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत तीव्र अभिक्रियाओं का बहुत ही कम अध्ययन किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अध्ययन नहीं किया जाता, बहुत ही कम अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत बच्चों हम लोग ज़्यादातर मंद अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अति मंद का क्यों अध्ययन करते हैं बच्चों? ताकि हम लोग उसको मंद बना सकें। अगर आपको अमोनिया बनाना है, हैबर प्रोसेस से अगर आपको अमोनिया बनाना है तो आपको इस रिएक्शन को फास्ट करना पड़ेगा। अमोनिया बच्चों बहुत जगह यूज़ होती है। अमोनिया से आप गठिया की दवाई बनाते हैं, अमोनिया से अमोनिया वाटर बनती है, अमोनिया बर्फ़ जमाने के काम आती है। इसलिए अमोनिया का बहुत ज़्यादा यूज़ है।
तो अगर बच्चों आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला करके रख देंगे तो ऐसे तो अमोनिया बनेगी नहीं, क्योंकि वो तो अतिमंद है। तो अगर आपको अमोनिया अधिक बनानी है तो आपको उस रिएक्शन की स्पीड को क्या करना होगा, तेज करना होगा, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके, है ना बच्चों। एक व्यापारी के तरह सोचिए बच्चों आप, अगर आपको हम अमोनिया बनाने की फैक्ट्री खुलवा दें तो आप यही ना चाहेंगे बच्चों कि हमें अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा मिले, है ना। पर अमोनिया बनाने की विधि तो अतिमंद है, इसलिए बच्चों रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत आपका ये प्रयास होगा कि हम एक अति मंद अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया में चेंज कर सकें। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो रिएक्शन कई सौ सालों में संपन्न होता है हम उसे कुछ दिनों में ख़त्म कर दें, तो ये तो आपके लिए अच्छा होगा। उसी तरह अगर आपके पास एक मंद अभिक्रिया है तो आप बच्चों ये चाहेंगे कि उस मंद अभिक्रिया की स्पीड और तेज हो जाए, है ना। अगर आपके पास एक मंद अभिक्रिया है तो आप ये चाहेंगे बच्चों कि उस अभिक्रिया की स्पीड और तेज हो जाए, ताकि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, है ना बच्चों। तो इसलिए रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत हम लोग अधिकतर मंद अभिक्रियाओं और अति मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अति मंद का क्यों अध्ययन करते हैं बच्चों, ताकि हम इसकी स्पीड को बढ़ाएं और इसको किस में चेंज कर सकें, मंद अभिक्रिया में। मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन क्यों करते हैं बच्चों, ताकि हम लोग इसकी स्पीड को और तेज कर सकें। अगर आपकी स्पीड तेज होगी बच्चों तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसीलिए बच्चों हम लोग इस पूरे चैप्टर में मंद अभिक्रियाओं और अति मंद अभिक्रियाओं की बात करने जा रहे हैं, और स्पेशली हम लोग मंद अभिक्रियाओं की बात करने वाले हैं। आप इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसके कारण एक रिएक्शन बहुत तेज हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है या मीडियम स्पीड में रहता है, और उसे आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। हम लोग कारण जानेंगे बच्चों, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जो छोटी छोटी चीज़ें जानते हैं बच्चों उन्हीं से शुरू करेंगे हम लोग, और किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज करेंगे। हम लोग रासायनिक बलगतिकी के इस चैप्टर में यही करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी तक आपने देखा कि रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। रासायनिक बलगतिकी के आधार पर अभिक्रियाएं कितनी तरह की होती हैं और बच्चों उसके क्या क्या उदाहरण होते हैं, और रासायनिक बलगतिकी में आप किन अभिक्रियाओं का ज़्यादा अध्ययन करते हैं। तो बच्चों ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी। इसी तरह बच्चों अगर आपको इन अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, ठीक है बच्चों। अगर आप रिएक्शन की स्पीड को समझेंगे, रिएक्शन की स्पीड किसे कहते हैं, तभी आपको इन अभिक्रियाओं के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ बच्चों, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखिए। उम्मीद है बच्चों आपने लिख लिया होगा।
चलिए बच्चों समझते हैं किसी अभिक्रिया का वेग क्या होता है या किसी अभिक्रिया की स्पीड क्या होती है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अभिक्रिया का वेग, या इसी को आप क्या कहते हैं बच्चों, दर कहते हैं, रेट कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। और वी कैन से स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों अभी तक आपने सीखा कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें वेग समझना पड़ेगा, वेग होता क्या है, तभी ना बच्चों हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो बच्चों वेग क्या है, आपने कक्षा 11 में फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा काइनेटिक्स, जिसमें आपको बताया गया होगा कि किसी भी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है उसे ही आप वेग कहते हैं। किसी भी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर को ही आप क्या कहते हैं बच्चों, वेग कहते हैं। तो बच्चों जब एक वस्तु चल रही है तो उसका विस्थापन चेंज हो रहा है, इसलिए वहाँ पर कहा जाता है विस्थापन परिवर्तन की दर, उसे आप वेग कहेंगे। अगर बच्चों हम लोग अभिक्रिया के वेग की बात करें, मान लीजिए आपके पास एक अभिकारक है A और इससे एक उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है P। आपके पास एक रिएक्टेंट A है और इससे आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है P। तो बच्चों अगर ये रिएक्शन शुरू हो तो क्या परिवर्तित होगा, अभिकारक जो आपने लिया है, मान लीजिए आपने एक अभिकारक लिया शुरू में, तो शुरू में तो प्रोडक्ट होगा नहीं, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो अभिकारक A किस में चेंज होने लगेगा बच्चों, उत्पाद P में। कहने का मतलब अभिकारक A की जो मात्रा है वो घटने लगेगी और उत्पाद की जो मात्रा है वो बढ़ने लगेगी, है ना बच्चों। अगर आपके पास 10 अणु हैं अभिकारक A के, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा वैसे वैसे अभिकारक के जो 10 अणु हैं उनकी संख्या घटती जाएगी। कहने का मतलब अभिकारक की मात्रा घटती जाएगी और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चों केमिस्ट्री में मात्रा, ये जो मात्रा है इसको डिफाइन करने के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, सांद्रता। केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं, सांद्रता से। तो जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता घटती चली जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी, है ना बच्चों। फिर से समझ लीजिए इस बात को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने अभिक्रिया के शुरू में अभिकारक A का 10 अणु लिया था अभिक्रिया के शुरू में, अब आपने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया। तो जब आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो अभिकारक जो है वो उत्पाद में बदलने लगेगा। तो अगर अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहा है तो अभिकारक की मात्रा घटेगी ना बच्चों।
और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। समझ रहे हैं ना? अगर एक अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है तो अभिकारक की मात्रा घटने लगेगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ने लगेगी। फिर बच्चों मैंने आपसे कहा कि केमिस्ट्री में जो मात्रा है, किसी भी रासायनिक यौगिक की जो मात्रा होती है किसी रिएक्शन में, उस मात्रा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? सांद्रता से। तो मात्रा घटने का मतलब यह है बच्चों कि अभिकारक ए की सांद्रता घट रही है। उत्पाद की मात्रा बढ़ने का मतलब यह है बच्चों, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। ठीक है बच्चों? तो जैसे एक वस्तु जब चलती है तो विस्थापन बदलता है समय के साथ, ठीक उसी तरह से बच्चों एक रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक यौगिक की, वो अभिकारक भी हो सकता है, वो उत्पाद भी हो सकता है। तो जिस तरह से किसी गति करते हुए वस्तु की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन होता है, ठीक उसी तरह से बच्चों एक रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक यौगिक की सांद्रता में परिवर्तन होता है। अगर सांद्रता घट बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है बच्चों? उसकी सांद्रता चेंज हो रही है ना बच्चों? तो गति में आप कहते थे कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे विस्थापन बदल रहा था। तो आप रिएक्शन में कैसे वेग डिफाइन करेंगे? यहाँ पर विस्थापन तो बदल नहीं रहा है, यहाँ पर क्या बदल रहा है बच्चों? सांद्रता बदल रही है। जब एक वस्तु गति करती है तो वहाँ पर विस्थापन चेंज होता है। यहाँ पर बच्चों किसी रासायनिक यौगिक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए बच्चों किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो आप कैसे डिफाइन करते हैं? सांद्रता परिवर्तन की दर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं बच्चों? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो गति करते हुए वस्तु में किसी भी वस्तु का विस्थापन चेंज होता है। उसी तरह से एक रिएक्शन में किसी भी वस्तु, किसी भी अभिक्रिया में वस्तु की सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो अगर एक रिएक्शन की बात ठीक भैया, सॉरी बच्चों, अगर एक रिएक्शन की बात की जाए बच्चों तो यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, आप उसी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो अभिक्रिया का वेग आप कैसे डिफाइन करेंगे? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को ही आप अभिक्रिया का क्या कहते हैं बच्चों? वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों? उम्मीद है बच्चों आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज आपने इसका इंट्रोडक्शन देखा है,
कि किस तरह से रासायनिक बलगतिकी में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे, अभिक्रियाओं को वेग के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने देखी बच्चों। अभिक्रिया का वेग बहुत बड़ा टॉपिक है, आज इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का बच्चों आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जल्द से जल्द एडमिशन लें ताकि आपको रेगुलर वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ, नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड किए जा सके। थैंक यू।